हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में 200 क्वेश्चनों का डिस्कशन किए थे जो कि आधुनिक भारत से थे। आज का हमारा वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होगा जो कि प्राचीन भारत आपका आज ही समाप्त हो जाएगा और इम्पोर्टेंट 1000 प्रश्न लमसम में आपको कराए जाएंगे और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या कि दरोगा हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है तो कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में ... प्राप्त हुआ था, कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है तो भीमबेटका में है। प्रथम मनके बनाने की कारखाना का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पाटने से प्राप्त हुआ है। चिरंदपुरा स्थल पर प्राचीनतम ... के अवशेष मिले हैं तो नवपाषाणिक संस्कृति के। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह कहलाता है नवपाषाण काल। दमदमापुरा स्थल कहाँ है, यानी किस स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, यानी कि कॉपर एज को। आपको चैप्टर वाइज, जो कि पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर जो होने वाला है सैंधव सभ्यता, यानी कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं आपका एक भी प्रश्न अगर आप हमारी क्लास को पूरा देखते हैं तो यहां से छूटने वाला नहीं है। ये शॉर्ट रिवीजन है, इसीलिए आपको केवल वन लाइनर क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। इस समय मोहनजोदड़ो है, यानी कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में। पाक सैंधव काल के ... पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो हल द्वारा जुताई के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पीय संस्कृति या सैंधव संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति को ही सैंधव संस्कृति कहते हैं। इसके उपकरण निर्मित थे तांबा और कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार ... वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो कितने वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी? लगभग 900 वर्षों तक। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल्का टेरा कोटा प्राप्त हुआ है, कहाँ से? तो वनावली से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर.डी. बनर्जी, दयाराम सहनी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स। इसको याद रखना है। हड़प्पा बंदरगाह वर्तमान में कहाँ पर है? तो लोथल में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल ... नदी के तट पर स्थित था भोगवा, यानी लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है जो कहाँ पर है? तो धौलावीरा में है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता उपयोग हुआ है, किस रंग का? तो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही चलिए इस चैप्टर को पहले खत्म होने दीजिए। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। कहाँ पर स्थित है? सिंध में। चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो सिंध में स्थित है। अब जो हमारा नया चैप्टर है वैदिक सभ्यता, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो है शॉर्ट रिवीजन की कक्षा है, आपको रिवीजन फास्ट में कराए जाएंगे और आप लोग इसको केवल और केवल हेडफोन लगा करके सुन सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरह से मजबूत हो सकती है। और आपको सुनने से क्या होगा कि दिमाग में क्वेश्चन ऑटोमेटिक एग्जाम हॉल में
अगर आप टिक लगाइएगा तो 100% गारंटी है कि सही टिक ही लगेगा। इसीलिए आप मेरे द्वारा दी जाने वाले वन लाइनर कक्षा को 1 से 2 बार हेडफोन लगा करके सुन सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हम जस्ट आपको लेके आएंगे फिर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक एक कक्षा आपको वन लाइनर बेस पर दी जाएगी। उसके बाद MCQ बेस्ड में दी जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको दावा देता हूं आप 100+ नंबर हमसे जुड़ के ला सकते हैं। आपको मैथ रीजनिंग की भी क्लास दी जाएगी, इसके लिए आप लोग को हड़बड़ाना नहीं। चल क्वेश्चन है, वेदों में प्राणचिंतम है ऋग्वेद, पुरुषार्थ है 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या है 4। तराई का अभिप्राय है 3 वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था किस नदी के तट पर? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऋग्वेद में संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। बगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन भी मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई धर्मशास्त्रों के समय में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था तो कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अब बात करते हैं बौद्ध, जैन एवं भागवत एवं शैव धर्म, चारों को एक साथ देखना है। भागवत एवं शैव धर्म दोनों एक ही हुआ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, चारों को एक साथ देखना है। त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से, ध्यान रखना है। त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न का जैन धर्म से। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसको यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ, त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से, बुद्ध धर्म और संघ, और त्रिरत्न है जैन धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर? तो सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसको हुआ था? तो गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, यानी कि अपना अधिकतर समय कहाँ पर व्यतीत किया? तो गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसे नियुक्त किया गया था? मोगली पुत्र तीस को। चलिए नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगीर में, राजगिरी में। राजगीर या राजगिरी एक ही बात हुआ। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की उसका नाम था कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति बुलाई गई थी किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के शासनकाल में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद बुलाया गया था किस राजा के द्वारा? तो अजात शत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पर? कुशीनगर में। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? तो वैशेषिक ने भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया से संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से। याद रखना है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है किससे? जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गिरि त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, अलार्क कलार्म और रुद्रक रामपुत्र।
बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन ली थी? तो गौतमी प्रजापति गौतम बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ पर? जीभिक ग्राम में। महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर? कुंडलग्राम। महावीर का जन्म स्थान था कुंडलग्राम में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की, किसकी? तो बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक लिखी गई है किस भाषा में? तो पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्त काल का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रमगिरी के रूप में किया आजीवकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्रों को लिखा भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थकार थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं था, तो आत्मदमन, इस दोनों में समान नहीं था। चलिए, आपका अगला चैप्टर है 16 महाजनपद। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ अजात शत्रु के समय में। किसके समय में? तो अजात शत्रु के समय में। मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक था कौन? तो जीवक। पाटलिपुत्र ... राजवंश की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र किस की राजधानी थे? तो मगध की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार राज करता था, कहाँ पर? तो मगध पर। वह शासक जिसने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। अवंती का राजा था चंद्रप्रघोत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। वत्स का राज स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गंगई मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था कुम्हरार में। शक संबंध का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने। किसने किया था? तो रुद्रदामन ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मेगास्नीज को राजदूत के रूप में ... के दरबार में भेजा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्नीज को भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, दिव्यापदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय ... प्रकार का न्याय करता था, फौजदारी। समाहर्ता था महासंग्रहकर्ता। समाहर्ता क्या था? तो महासंग्रहकर्ता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है भाब्रू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। अशोक के बराही अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी नाम से। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलती है सोहगोरा में। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य था एक
प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखादत्त। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, रुद्रदामन का चुनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वशिष्ठ रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखादत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक था कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डॉट डॉट के पहलू पर प्रकाश डाला गया था, तो राजनीतिक पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। सैंड्राकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने? तो विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्ध करने वाले हाथी, युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का। वह सरोवर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का लेखक था कौन? मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुबाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वह था श्रीलंका। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संबंध प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। शक संबंध की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रक का प्रचलन किया। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया बिमकिड फिशेस ने। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है, वह है कुम्हरार। मौर्य सम्राट से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो आजीवक। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। भूमि अनुदान को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे ब्राह्मण। भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे भारतीय यूनानी शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंदपनो। शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था चस्टन। चलिए अब फिर आगे देखते हैं। आगे का चैप्टर मेरा कौन सा है? संगम काल। कौन सा काल है? संगम काल। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। संगम युग में उरैयायूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी विलितपुतुर ने। किसने? विलितपुतुर ने। अब चलते हैं गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का।
वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, कृष्णदेवराय। पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा ने। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर से बनी मूर्तियां के महत्वपूर्ण अवशेष किस कला के मिलते हैं? तो गुप्त कला के। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख में गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है, समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के किस शासकों का जिक्र किया गया है? कितने शासकों? आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9 शासकों का। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखन था हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल। वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, किस वंश के द्वारा? तो गुप्त वंश के द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का पतन दिखता था, यह तर्क दिया था RS शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो दिनार नाम से। गुप्त कला का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था, ताम्रलिप्ति। पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता था, आर्यभट्ट ने। वह भूमि जिसको अपहृत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो गुप्त के। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने।